मैं शंभूलाल शर्मा आदर्श विद्या मंदिरों के द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इससे पहले कक्षा 8 में विज्ञान विषय में पहले पाठ में फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ रहे हैं। उससे आगे हम पढ़ेंगे खेती के चरण। हमने कल तक खेती के चरण 5 देखे थे। उससे आगे हम देखते हैं अगला चरण है कटाई का। किसान है अपने 5 चरण, जैसे मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करने के बाद में वह बुआई करता है, बुआई करने के बाद में खाद बीज देता है। ये सारी प्रक्रियाएं करने के बाद में फिर उसमें सिंचाई की व्यवस्था भी करता है और फिर बाद में है फसल पक कर के तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद में कटाई की तैयारी करता है। हम अपने आसपास देखते हैं कि किस तरह किसान है अगली फसल को काटने के लिए, जब वह अच्छी तरह पक जाती है तो काटने के लिए तैयार रहता है। तो फसल के पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। आप अपने आसपास देखते होंगे कि किसान है वो दराती के माध्यम से है वह फसल को काटता है। 3 से 4 महीने में फसल, एक अनाज की फसल पक जाती है। 3-4 महीने में है जो फसल है पक कर के तैयार हो जाती है। फिर अगली फसल के लिए किसान तैयारी करता है। दराती के माध्यम से फसल की कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। जैसे दराती होती है, छोटे रूप में दराती से कटाई करते हैं, लेकिन बड़े रूप में है मशीन का उपयोग किया जाता है, वह मशीन हार्वेस्टर होती है। हार्वेस्टर मशीन का उपयोग करते हैं। मिसाल से कटी हुई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, जिसे थ्रेशिंग कहते हैं। आप देखते हैं कि किसान ने फसल को काट लिया, काटने के बाद में वह 4-5 दिन में सूख जाती है। धूप लगने के बाद में सूख जाएगी। सूखने के बाद में किसान उसको एक जगह इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद में जो अगली फसल प्राप्त करनी है उसको वह भूसे से अलग करता है। भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वह थ्रेशिंग कहलाती है। फिर आगे देखते हैं यह कार्य कंबाइन मशीन से किया जाता है। कंबाइन मशीन होती है, उसके माध्यम से यह मशीन हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप होती है। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों को मिला करके कंबाइन मशीन का निर्माण किया गया है। और इसके बाद में हम 6 चरण देख लिए हमने। 6 चरण के बाद में अगला चरण है किसान ने अपनी मिट्टी को तैयार किया। मिट्टी तैयार करने से लेकर के फसल की कटाई की और कटाई करने के बाद उसका उत्पादन भी हो गया। उत्पादन होने के बाद में उसकी फसल है वह जो उपज प्राप्त हुई है वह खराब नहीं हो, इसके लिए उसका व्यवस्थित ढंग से भंडारण भी होना चाहिए। खेत में फसल तैयार होने के बाद में किसान है उनको है पात्र में, बोरियों में, कट्टों में ला रख करके वह अपने घर में रखता है। किस प्रकार से उसकी व्यवस्था करता है, ये थोड़ी खुला में छोड़ दिया या गीले अनाज को अपने घरों में भर दिया। गीले अनाज को भी वह भरता नहीं है। अगर गीले नमी युक्त फसल को उसने अपने घर में रखा तो रखने के बाद में उसमें है कीड़े लग जाएंगे, कीड़क लग जाएंगे, जिसके कारण फसल खराब हो जाएगी। आप देखते होंगे अपने घर में जब फसल पक करके आती है तो अपने घर वाले हैं खेती का काम करते हैं, अपने घर वाले हैं वो उस फसल जो तैयार हुई है उसको है धूप में रखते हैं। धूप में रख करके, और वो धूप में क्यों रखते हैं? क्योंकि उस फसल में जो नमी होती है उस नमी को सुखाया जाता है।
खराब हो जाएगी। तो 2-3 बार उसे है धूप में किया जाता है, जिससे उसमें नमी की मात्रा घट जाती है। फिर बाद में सूखने के बाद में है किसान क्या करता है, या जहाँ पर रखता है भंडारण करता है, वह गोदाम में रखता है, या कोई बर्तन होता है, बड़ा पात्र होता है, कोठी होती है, उसमें रखते हैं। आप देखते हैं बड़ी कोठियाँ होती हैं, अपने गांव में भी बेचने के लिए आते हैं, कई घरों में भी होगी बड़ी कोठी, उसमें है अनाज को रखा जाता है। आप देखते हैं अपने घर वाले हैं तो उसको कीड़ों से पीड़क से खराब नहीं हो जाए तो उसमें नीम की पत्तियां रखते हैं, जिसे नीम की पत्तियों से उसमें कीड़े नहीं लगेंगे और वह अधिक समय तक उपयोग में रहेगी। तो आज फसल का उत्पादन करने के बाद उसका भंडारण का कार्य किया जाता है। भंडारण से पहले दानों बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक होता है, जिससे कि बीजों की कीट पीड़कों जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा की जा सके। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों और भंडार घरों में किया जाता है, यानी घर में है 4-5 बोरे इकट्ठे, छोटा परिवार है तो आसानी से हम भंडार कर लेंगे, कोठे में कर लेंगे। लेकिन जब बड़े पैमाने पर करते हैं तो भंडार रह जाते हैं वो साइलों, उनमें उस फसल को रखा जाता है, जिससे कि वह खराब नहीं हो, और उसमें रसायन वगैरह रख देते हैं, जिससे कि उसमें कीड़े नहीं लगे और फसल वैसे वैसे बनी रहे। और किसान को है जब तैयार फसल उत्पाद खराब नहीं हुआ तो बढ़िया आय हो जाएगी, बढ़िया पैसे भी बिकेगा तो आय होगी नहीं होगी। आगे देखते हैं पशुपालन। अब हमने देखा ये जो फसल खेती करते हैं उसके साथ साथ किसान है अपना एक पशु का कार्य करते हैं। तो पशुओं को पालकर खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। पशुओं को पालते हैं, अपने घरों में भी होंगे जो कि किसान गांव में काम करते हैं उनके पास, तो उसमें अब उससे है दूध से संबंधित है उत्पाद बनाए जाते हैं। मिठाइयाँ आपने खाई है घरों में तो वो भी दूध के माध्यम से बनाई जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि फसल है, फसल उत्पादन किस प्रकार से होता है, फसल उत्पादन किस प्रकार से होती है, उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, कौन कौन से प्रकार की फसलें होती है, और खेती के चरण हमने देखे। और फिर उसके बाद में किसान ने अपनी उपज प्राप्त कर ली। इस प्रकार से यह पाठ पूरा हुआ। अब अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। अभ्यास के प्रश्नों में देखेंगे पहला प्रश्न है उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब इस प्रकार से ये 4-5 शब्द दे रखे हैं, तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी, ये शब्द दे रखे हैं। अब ये 4 वाक्य हैं। अब इसमें पहला है एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। जो एक ही मात्रा में उगाए जाते हैं, बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं, उनको फसल कहते हैं। तो ये 4 जो शब्द है इनमें से उपयुक्त शब्द को छांट करके इनमें भरना होगा। फिर अगला है फसल उगाने। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। हमने जो मिट्टी के खेती के चरण पढ़े हैं, खेती के चरण पढ़े हैं, उसमें पहला चरण है मिट्टी की तैयारी करना। फिर अगला प्रश्न है इन जो शब्द हैं इनमें से इन 5 शब्दों में से छांट करके भरना है। अगला है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। आपको मालूम है मैंने प्रयोग के माध्यम से बताया था, एक गिलास में पानी डाल करके और फिर बाद में उसमें जो हल्के बीज थे वो ऊपर आ गए थे और तैरने लगे थे, मालूम है नहीं? तो उस समय
स्वस्थ बीज थे वो नीचे रहते थे। हाँ, आगे हैं फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक हैं। अब हमने इनमें से 5 शब्दों में से यहाँ पर भरे हैं। तो मिट्टी में जल होता है, जल की मात्रा होती है और पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व होते हैं। पहला प्रश्न हो गया। फिर इसके बाद में है दूसरा प्रश्न, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करना है। इधर जो शब्द दे रखे हैं वो इन शब्दों के साथ सुमेलित करना है, मिलान करना है। खरीफ की फसल, हमने फसल के प्रकार पढ़े थे, खरीफ की फसल और रबी फसल। तो खरीफ की फसल में है कौन से, इनमें से कौन से शब्द आते हैं? तो धान है, मक्का। खरीफ की फसल में धान है, मक्का ये आते हैं। रबी की फसल है, इसमें हमने पढ़ा था गेहूं, चना, मटर ये आते हैं। तो रबी की फसल में हो गया गेहूं, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक में है, हमने देखा यूरिया एंड सुपर फास्फेट। यूरिया खाद देते हैं, नहीं देते हैं? दुकानों से लेकर के आते हैं और फिर खेतों में दिया जाता है यूरिया खाद, तो वह रासायनिक उर्वरक है। फिर इसके बाद में आता है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद में आता है पशु अवशिष्ट, गोबर, मूत्र, पादप अवशेष होते हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हमने तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न के दो उदाहरण दीजिए। हमने पहला दोबारा बोलो। हाँ, तीसरा प्रश्न है निम्न के दो उदाहरण दीजिए। खरीफ की फसल और रबी फसल और जायद फसल, ये हमने 3 फसलें पढ़ी है। अब उसमें से इसमें दे रखा है 2 फसल के बारे में, जायद फसल के बारे में नहीं दे रखा। तो खरीफ की फसल है, इसके उदाहरण हैं धान व मक्का, मूंगफली, कपास। और इसके बाद में आता है रबी फसल, चना, मटर, गेहूं। हम जानते हैं खरीफ की फसल है बरसात के दिनों में बोई जाती है और अभी जो बरसात होगी उसके बाद में इसी फसल का नंबर आएगा। फिर इसके बाद में आता है रबी फसल। रबी की फसल है वह शीत ऋतु के समय बोई जाती है, अक्टूबर में बोई जाती है। उसमें उस समय चना, मटर, गेहूं, सरसों ये बोते हैं। अपने आसपास हम देखते हैं